लास्ट क्लास में हम एलोट्रॉप्स की बात कर रहे थे, कार्बन, टिन, सिलिकॉन के एलोट्रॉप्स। ठीक है। टिन की तीन फॉर्म्स की बात की थी हमने, ग्रे टिन, वाइट टिन एंड रोम्बिक टिन। रूम टेम्परेचर पे वाइट टिन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, और कोल्ड क्लाइमेट में टेम्परेचर कम करने पर वाइट टिन कन्वर्ट टू ग्रे टिन। ठीक है। तो एलोट्रॉप्स की बात हमने थोड़ी बहुत कंप्लीट कर ली थी। दो एलोट्रॉप्स जो आपको स्पेशली पढ़ने होते हैं इस चैप्टर में, दे आर allotropes of carbon, that is diamond and graphite. So let's talk about diamond first. तो डायमंड की अगर हम बात करें तो डायमंड का स्ट्रक्चर कैसा होता है? एवरी कार्बन हैज 4 कार्बन अटैच टू इट। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो इट कैन मेक 4 कोवलेंट बॉन्ड्स। तो एक कार्बन मान लीजिए इस तरीके से है। ठीक है। देन इसके आगे वी कैन हैव 4 कार्बन, तो ऑल कार्बन आर अटैच टू 4 other कार्बन atoms. तो दिस चेन विल काइंड ऑफ कंटिन्यू। ठीक है, इट विल कंटिन्यू। तो सारे जो हैं कार्बन कैसे हाइब्रिडाइजेशन के हैं? ऑल हैव sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ऑल कार्बन हैव sp3 हाइब्रिडाइजेशन, दैट इज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। तो हर कार्बन की टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। ठीक है। अब क्योंकि कार्बन के पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो इट इज ए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन कार्बन यहाँ पर नहीं होता, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज देर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन, सो इट कैन नॉट कंडक्ट एनी इलेक्ट्रिसिटी। डायमंड के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, क्रिस्टल स्ट्रक्चर, तो डायमंड हैज ZnS टाइप क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ZnS टाइप क्रिस्टल स्ट्रक्चर। आपको याद होगा ZnS का स्ट्रक्चर क्या होता है? सल्फाइड आयन FCC बनाता है। अगर आप बात करें, इफ यू टॉक अबाउट ZnS, स्फेरलाइट की बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली, ZnS की बात करें तो यहाँ पर सल्फाइड आयन बनाता है FCC, और जिंक 2+ आर प्रेजेंट इन अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड, प्रेजेंट इन अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड। ठीक है। तो दैट इज द ज्योमेट्री ऑफ ZnS। अब ZnS का जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज डायमंड। ठीक है, इसको डायमंड क्यूबिक भी बोलते हैं, इसीलिए ZnS स्ट्रक्चर इज नोन एज डायमंड क्यूबिक। तो डायमंड में क्या होगा? इट इज एग्जैक्टली सेम। अब क्योंकि डायमंड में सारे ही कार्बन एटम है, जिंक भी नहीं है, सल्फाइड भी नहीं है, तो कार्बन आपका FCC बनाता है। कार्बन इज फॉर्म्स FCC, and carbon is also present in all tetrahedral, present in alternate tetrahedral voids, alternate tetrahedral voids। ठीक है। डायमंड्स आर वेरी हार्ड, और यहाँ पर अगर हम देखें पैकिंग एफिशिएंसी, डायमंड की पैकिंग एफिशिएंसी यू कैन कैलकुलेट। ठीक है। पैकिंग एफिशिएंसी इज अराउंड 34%। ये सॉल्व करके देखना, 34% के आसपास आता है। तो डायमंड की जो पैकिंग है वो कोई बहुत ज़्यादा एफिशिएंट पैकिंग नहीं है। ऑलमोस्ट 76% ऑफ द स्पेस इज वैकेंट इनसाइड डायमंड। ठीक है। तो डायमंड की जो स्ट्रेंथ है, जो हार्डनेस है, इट इज नॉट ड्यू टू एक्सट्रीमली लार्ज पैकिंग फ्रैक्शन, उसकी वजह से नहीं है। पैकिंग फ्रैक्शन तो 34% ही है। इट इज ड्यू टू दिस स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड्स।
ठीक है, इन कोवलेंट बॉन्ड्स की वजह से जो स्ट्रक्चर बनता है, इससे स्ट्रेंथ आती है डायमंड की। ठीक है, इट इज नॉट ड्यू टू पैकिंग एफिशिएंसी एट ऑल। तो ये तो हो गई डायमंड की बात। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन नहीं होता, सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। यही टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री क्या, ये क्या है, प्रेजेंट इन टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स में होगा तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बना रहा होगा। ठीक है, तो ये तो डायमंड की बात हो गई। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर थोड़ा ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ग्रेफाइट इज वीक कंडक्टर, वीक तो क्या, गुड कंडक्टर है। ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो हेक्सागोनल अरेंजमेंट होता है यहाँ पे। वी हैव लेयर्ड स्ट्रक्चर, लेयर्ड स्ट्रक्चर, लस्ट्रस, शाइनी होता है एंड स्लिपरी इन नेचर, स्लिपरी, used as lubricant in high temperature applications, high temperature applications। जहां पे हम ऑयल यूज नहीं कर सकते वहां पे ग्रेफाइट को एज ए लुब्रिकेंट यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि स्लिपरी नेचर का होता है। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो स्ट्रक्चर आपका हेक्सागोनल अरेंजमेंट होती है एटम्स की। ऑल आर रेगुलर हेक्सागन। ठीक है, तो मान लीजिए एक लेयर ये है, सेकंड लेयर इसके नीचे ही हो सकती है, दिस इज लेट्स से सेकंड लेयर। ठीक है, यहाँ पे एक कार्बन तीन कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो अगर आप हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे तो ऑल कार्बन हियर आर, ऑल कार्बन आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ऑल कॉर्नर एटम्स रिप्रेजेंट कार्बन एटम्स। बॉन्ड लेंथ इज अराउंड 141 पिकोमीटर के आसपास होती है। डेटा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, इट इज अराउंड 141.5 पिकोमीटर। और जो दो लेयर्स के बीच में डिस्टेंस है, इट इज अराउंड 2.5 टाइम्स ऑफ दिस वैल्यू। ठीक है, डायमंड में ये लेंथ इज अराउंड 154। कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इज 154 पिकोमीटर। ये याद नहीं रखना है आपको। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ वाला जो बॉन्ड है वो बड़ा होगा, कार्बन वाला, ग्रेफाइट वाला छोटा होगा, दिस बॉन्ड विल बी स्मॉलर। ठीक है, दो लेयर्स के बीच में कैसे जुड़े हुए हैं लेयर्स, अट्रैक्टिव फोर्स है। कैसे अट्रैक्टिव फोर्स है, वंडरवॉल अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास वंडरवॉल अट्रैक्टिव फोर्सेस है।
तो वंडरवॉल अट्रैक्शन के साथ ये लेयर्स आपकी जुड़ी हुई है, ठीक है। ग्रेफाइट के बारे में हमें क्या पता है? इट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। ऑल कार्बन्स आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड, स्लिपरी नेचर, लस्ट्रस होता है, शाइनी अपीयरेंस होती है, कैन बी यूज्ड एज lubricant, ठीक है। सिंगल शीट ऑफ ग्रेफाइट, सिंगल लेयर ऑफ ग्रेफाइट इज नोन एज ग्राफीन। अगर यहाँ पे सिर्फ एक लेयर ले लें हम, तो दैट लेयर इज नोन एज ग्राफीन, ठीक है। ग्राफीन की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी काफी हाई होती है, इट हैज सम स्पेशल प्रॉपर्टीज। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि भाई डायमंड आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन नहीं कर रहा है, ठीक है, बट वाई ग्रेफाइट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी? कोई आंसर कर सकते हैं क्या इसको? ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट कर रहा है? due to presence of due to presence of ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ free electrons. फ्री इलेक्ट्रॉन, ओके, ठीक है। तो दैट इज द जनरल आइडिया कि यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये कंडक्शन कर सकता है। ओके, लेट्स टॉक अबाउट दैट फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि देखिए कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, कार्बन हैज दिस कार्बन, लेट्स से दिस कार्बन, या कोई भी एक कार्बन है, ये कार्बन है, इट हैज 3 सिग्मा बॉन्ड। कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो हर कार्बन 3 सिग्मा बॉन्ड बना के बैठा हुआ है, एंड वी हैव sp2 हाइब्रिडाइजेशन नेचुरली, बट जो चौथा इलेक्ट्रॉन है वो फ्री है। ऐसा कैसे हो सकता है? हाउ इज इट पॉसिबल? हाउ इज इट पॉसिबल दैट इट कैन बी फ्री? sp2 hybridization. तो क्या कार्बन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट नहीं करना है? यहाँ पर 4 बॉन्ड नहीं बनाने? क्वेश्चन आप समझ रहे हैं कि हमने जब भी कार्बन को स्टडी करा है, वी हैव ऑलरेडी ऑलवेज फाउंड कि कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4। ऑक्टेट कंप्लीशन के लिए 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 बॉन्ड बनाता है, हमेशा ही 4 बनाता है। बट हियर इट इज फॉर्मिंग 3 बॉन्ड्स, बाय 3 सिग्मा बॉन्ड्स। जो एक इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्ड क्यों नहीं बना रहा? वो फ्री कैसे हो सकता है? तो यहाँ पर कार्बन जो है, 1 कार्बन फॉर्म्स 3 सिग्मा बॉन्ड्स, but it does not form only 3 bonds, it also form one more bond, 3 sigma bonds plus 1 pi bond, तभी तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन आएगा। 3 सिग्मा 1 पाई, तो यहाँ पर ये क्या है? इट इज अ डबल बॉन्ड, इट्स अ डबल बॉन्ड, इट्स अ डबल बॉन्ड, ठीक है। यहाँ यहाँ डबल बॉन्ड्स हैं काफी सारे, हर कार्बन जो है डबल बॉन्ड बना रहा है। तो ये डबल बॉन्ड फिर भाई हमें ऐसा क्यों दिख रहा है? अबे 3 डबल बॉन्ड बनाना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि it's better that I show some double bonds. Let's say in one ring I can show the double bonds. ठीक है, सब जगह नहीं दिखा रहे हैं, then it will become a lot more complicated. तो यहाँ पर आपके पास कार्बन के पास 3 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड है। आप खुद सोचिए कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ है? p ऑर्बिटल में है। तो आपकी जो रिंग है, ये कार्बन 3 सिग्मा बॉन्ड बना के बैठा हुआ है, ठीक है।
दिस कार्बन फॉर्म 3 सिग्मा बॉन्ड्स। तो इसके पास भाई p ऑर्बिटल भी तो है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास p ऑर्बिटल इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, तो वाई इट विल नॉट फॉर्म बॉन्ड, डेफिनेटली इट विल फॉर्म बॉन्ड। तो एक कार्बन एटम जो है, वन कार्बन एटम फॉर्म्स 3 सिग्मा प्लस 1 पाई बॉन्ड। अब ये पाई बॉन्ड कैसा है, पी पी बॉन्ड, ठीक है। तो यहां पर सिर्फ सिग्मा बॉन्ड नहीं है, पाई बॉन्ड भी है। तो अगर पाई बॉन्ड बन गया तो वेयर इज दैट फ्री इलेक्ट्रॉन, वेयर इज दैट फ्री इलेक्ट्रॉन नाउ। अब तो कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, 3 सिग्मा 1 पाई सारा इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के अंदर है। देन हाउ ग्रेफाइट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? Can someone answer that question? If graphite has pi bonds, all carbons have 4 bonds, then there is no free electron. Then how graphite can conduct electricity at all? सर इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में इसकी वजह से पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड्स में क्या होगा? सर इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे और कंडक्ट करेंगे इलेक्ट्रिक। ओके, तो आइडिया है कि पाई बॉन्ड वीक है तो दे कैन ब्रेक, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे। दैट इज नॉट ट्रू एक्चुअली। देखिए यहाँ होता क्या है, व्हाट इज कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कि भाई इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं, दैट इज द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पॉइंट 1 से पॉइंट 2 अगर इलेक्ट्रॉन जा सकता है तो कंडक्शन कैन हैपन, राइट। तो यहाँ पर जो कंडक्शन है वो मेटल की तरह नहीं है कि मेटल में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, खाली बैठे इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई इलेक्ट्रॉन घूमना शुरू करती है। ग्रेफाइट में ऐसा नहीं है। ग्रेफाइट को आप ऐसे अज्यूम करो कि ईच ऑफ द रिंग इज लाइक बेंजीन रिंग, ईच ऑफ दिस रिंग इज लाइक बेंजीन। एंड व्हाट इज द स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ बेंजीन? बेंजीन की क्या स्पेशल प्रॉपर्टी? रेजोनेंस। रेजोनेंस, एग्जैक्टली। एंड व्हाट इज रेजोनेंस? रेजोनेंस इज डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है तो कंडक्शन पॉसिबल है, ये चीज समझ रहे हैं? यस सर। तो थ्रू आउट दिस सॉलिड, दिस ये जो आपकी ग्रेफीन की एक लेयर है, ग्रेफाइट की एक लेयर है, अज्यूम इट लाइक इट इज ए एरोमेटिक बेंजीन रिंग टाइप स्ट्रक्चर विदाउट हाइड्रोजन। यहाँ पे सारी रिंग्स कैसी है, बेंजीन जैसी। तो इस रिंग से इस रिंग पे इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, यहाँ से यहाँ जा सकते हैं, यहाँ से जा सकते हैं। तो इट इज ए हाईली डिलोकलाइज्ड रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड स्ट्रक्चर, इट इज हाईली डिलोकलाइज्ड, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन is due to delocalization of pi electrons, delocalization of pi electrons. And what is that? That is resonance, resonance in the layer, ठीक है। इसीलिए क्या होता है कि आपका लेयर के अंदर जो वन लेयर, जैसे यहाँ अक्रॉस द लेयर आप देखेंगे ना, एक लेयर के अंदर कंडक्शन बहुत अच्छा होता है, लेकिन अक्रॉस द लेयर इस डायरेक्शन में कंडक्शन अच्छा नहीं होगा, बिकॉज देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन। यहाँ वाला फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं पहुंच जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि रेजोनेंस थ्रू आउट, इस रिंग से इस रिंग में रेजोनेंस तो होगा नहीं, रेजोनेंस तो यहाँ पर होगा। तो इसी वजह से कंडक्शन जो होता है रिंग में फास्ट होता है वन लेयर में, बट बिटवीन टू लेयर इट इज नॉट दैट मच कंडक्टिंग। ग्रेफाइट इज नॉट वेरी मच कंडक्टिंग बिटवीन द लेयर्स, सिंगल लेयर में कंडक्शन काफी ज्यादा होता है। एंड दैट्स व्हाई ग्राफीन, जो भी हमने बोला था ग्राफीन, ग्राफीन हैज वेरी हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, वेरी हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ठीक है। आपने देखा होगा स्ट्रेंथ जो है डायमंड की काफी ज्यादा होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है। डायमंड ब्रेक नहीं होता, इजीली हार्ड होता है। बट यहाँ पर आप देखेंगे ना, ग्रेफाइट की एक लेयर जो ग्राफीन लेयर है, इट इज एक्चुअली वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, इट इज स्ट्रॉन्गर देन स्टील।
ग्रेफाइट वैसे आपको दिखेगा नहीं, टूट जाता है इजिली, पेंसिल आपकी टूट जाती है बिकॉज ऑफ दिस लेयर स्ट्रक्चर, ठीक है। बट इफ यू टेक सिंगल लेयर ऑफ दिस ग्रेफाइट, जिसको क्या बोलते हैं, ग्राफीन, ग्राफीन इज एक्चुअली स्ट्रॉन्गर देन स्टील एंड इट इज वेरी वेरी हाईली कंडक्टिंग, ठीक है। तो ग्राफीन्स को अभी यूजुअली देयर इज अ रिसर्च गोइंग ऑन टू यूज ग्राफीन इनटू बैटरीज, बैटरी बनाने के लिए यूज करते हैं, ठीक है, करंट एरिया ऑफ स्टडी। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन किसकी वजह से हो रहा है, इट इज ड्यू टू डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हियर, देयर आर डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन इन रेजोनेंस, जिसकी वजह से inside the ring there is a very high conduction but across the ring not much conduction, ठीक है। यहाँ पे भी एक आदत बना लो, याद रहेगा। इज इट क्लियर? Yes, sir. एक चीज और समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ग्रेफाइट की अच्छी है, डायमंड की खराब है, बट बोथ डायमंड एंड ग्रेफाइट, both diamond and graphite are good conductor of heat, थर्मल कंडक्टिविटी काफी सही होती है, ठीक है। डायमंड की इनफैक्ट सबसे ज्यादा होती है थर्मल कंडक्टिविटी सारे मटेरियल्स में, डायमंड इज द मोस्ट थर्मली कंडक्टिव मटेरियल। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं यहाँ पर, एक बार इन स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ कर लीजिए और ये चीजें लिख लीजिए।
ये हो गया क्या? यस सर। यस। ओके, ठीक है। तो ये तो हुई डायमंड और ग्रेफाइट की बात। क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेन वाई ट्राइमिथाइलमीन फॉर्मूला है इसका CH3 all thrice N is a stronger base than tri triethylamine। इसमें क्या आंसर होना चाहिए? सर सिलिकॉन में बैक बॉन्डिंग। सिलिकॉन में बैक बॉन्डिंग होगी, राइट, जिसकी वजह से नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो इजीली अवेलेबल नहीं होगा डोनेशन के लिए। ठीक है, अब ये बैक बॉन्डिंग कार्बन में नहीं हो पाएगी बिकॉज कार्बन डज नॉट हैव एनी डी ऑर्बिटल्स। यहाँ पर अगर आप देखेंगे CH3 CH3 एंड CH3, कार्बन के पास कोई खाली ऑर्बिटल नहीं है, यहाँ लोन पेयर है, हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। लेकिन यहीं पर अगर हम बात करें SiS3 की, इट हैज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहाँ क्या है एम्प्टी डी ऑर्बिटल, जिसकी वजह से क्या हो सकती है बैक बॉन्डिंग। इस बैक बॉन्डिंग की वजह से अभी हाइब्रिडाइजेशन क्या था sp3, देन इट बिकम्स sp2, और जो आपका लोन पेयर है वो एसेंशियली अब बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो बेसिसिटी सी कम हो जाएगी। नाउ इट हैज sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पर कार्बन के पास प्रॉब्लम क्या है, कार्बन डज नॉट हैव डी ऑर्बिटल्स, नो डी ऑर्बिटल्स, तो इसकी वजह से और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता, बट सिलिकॉन कर सकता है। दैट्स व्हाई इट इज ए दिस वन इज ए मच स्ट्रॉन्गर बेस देन दिस सेकंड कंपाउंड। ठीक है, तो ये एक चीज क्वेश्चन था जो बैक बॉन्डिंग से आप देख सकते हैं। तो कार्बन और सिलिकॉन के बीच में डिफरेंस बता रहा है, बिकॉज ऑफ डी ऑर्बिटल आपकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है दे कैन बी वेरीड सिग्निफिकेंटली। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में पहले देख लेते हैं रिएक्शन विद वाटर। तो कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम, इनमें से किसी की भी आप वाटर के साथ रिएक्शन कराना चाहेंगे तो रिएक्शन नहीं होती है। ठीक है, टिन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हीटिंग करने पर रिएक्शन हो जाएगी, H2O हीट, यहाँ बन जाएगा टिन ऑक्साइड एंड H2, हाइड्रोजन गैस रिलीज आएगी। ठीक है, लेड के साथ रिएक्शन अगर कराते हैं H2O की तो यहाँ भी रिएक्शन नहीं होती,
बट इसका रीजन थोड़ा अलग है, इट्स काइंड ऑफ लाइक एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम भी थोड़ी सी रिएक्शन करके नहीं करता फिर बाद में। दिस इज, अब ये एनसीईआरटी में देखो प्रोबेबिलिटी लिख रखा है, तो स्पेकुलेशन ही है ये, प्रोबेबली ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर। ये लेड में भी बनती है प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर, ठीक है, जिसकी वजह से इनर्ट हो जाता है मोर और लेस। कंपाउंड्स में अगर देखें तो वी कैन टॉक अबाउट हैलाइड्स। हैलाइड्स में भी आपको डिफरेंट नेचर देखने को मिल जाएगा, कार्बन, सिलिकन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। इसमें से कार्बन और सिलिकन अगर आप देखें तो कार्बन और सिलिकन जो है MX4 टाइप हैलाइड ही बनाते हैं, ठीक है, जहां पे इनका ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होगा। तो फॉर एग्जांपल जो कार्बन है इट फॉर्म CCl4, ठीक है, सिलिकन SiCl4 बनाता है क्लोरीन के साथ। लेकिन जो नीचे वाले एलिमेंट्स हैं, दीज एलिमेंट्स, ठीक है, यहाँ पर X को लिख लेते हैं हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, X इज हेलोजन। तो जर्मेनियम, टिन एंड लेड, यहाँ पे दो टाइप की हैलाइड्स पॉसिबल होती हैं, एक तो MX2 एंड एक MX4। अब रीजन इसका हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि देखिए यहाँ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट कार्बन सिलिकन में स्टेबल नहीं होती, बट डाउन द ग्रुप आपकी जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती जाती है, ठीक है, जो लेड में आके मैक्सिमम होती है स्टेबिलिटी। तो ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ दिस +2 ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर MX2 टाइप की हैलाइड्स भी बन जाती है, ठीक है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं स्टेबिलिटी ऑफ डायहैलाइड्स, और डायहैलाइड्स की जगह मैं यही बोल सकता हूँ स्टेबिलिटी ऑफ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट डायहैलाइड्स इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप जाने पर डायहैलाइड्स की स्टेबिलिटी बढ़ेगी ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब यहाँ पे कोई भी इसमें से एक एलिमेंट ले लें हम, एलिमेंट E, इसकी हेलोजन से रिएक्शन करा दें, ठीक है। यहाँ पे E क्या हो सकता है, E कैन बी, कार्बन को छोड़ के सारे हो सकते हैं, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड, बस कार्बन नहीं होगा, कार्बन ये डायरेक्ट रिएक्शन नहीं देता है। तो यहाँ पे आपके पास बन जाएगा EX4 और EX2, डिपेंडिंग ऑन आपने क्या डाला है। सिलिकॉन में नहीं बनेगा EX2, इन सब में बन जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, सिलिकॉन वाला जो +4 बनाता है SiCl4, SiCl2 नहीं बनाता। तो डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू हैव डन, कितना आपने क्लोरीन या फ्लोरीन डाला है, यू कैन गेट एनी ऑफ दोज हैलाइड्स एक्सेप्ट फॉर सिलिकॉन, सिलिकॉन फॉर्म्स टेट्राहैलाइड्स, ठीक है। यहीं पर अगर हम कोशिश करते हैं कार्बन के साथ रिएक्शन कराने की, तो कार्बन के साथ डायरेक्ट रिएक्शन नहीं हो पाती। फॉर एग्जांपल क्लोरीन से रिएक्शन कराओगे तो CCl4 नहीं बनेगा, ठीक है। तो इसको हमें फिर डिफरेंट तरीके से बनाना पड़ेगा, कोई और तरीका चूज करना पड़ेगा। तो डायरेक्ट क्लोरीन से रिएक्शन नहीं होगी। यहाँ पर ज्यादातर हैलाइड्स की अगर हम बात करें, मोस्ट हैलाइड्स आर कोवलेंट इन नेचर, ज्यादातर कोवलेंट ही होती है।
कार्बन का CCl4 इज कोवलेंट कंपाउंड। एक्सेप्शन यहाँ पर क्या है इस रूल के, टिन टेट्राफ्लोराइड एंड PbF4, ठीक है, दे हैव आयनिक नेचर, इनका नेचर प्रीडोमिनेंटली आयनिक होता है। यहीं पर अगर एक्सेप्शन की बात कर ही रहे हैं तो वी कैन ऑल्सो टॉक अबाउट PbI4। PbI4 एग्जिस्ट नहीं करता, PbF4 एग्जिस्ट करता है। रीजन क्या है? रीजन इज कि आपका जो Pb2+ है, सॉरी Pb4+, इट इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, और जो I- है इज ए रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट एक साथ कैसे रह पाएंगे? तो यहाँ पर इंस्टेड ऑफ फॉर्मिंग PbI4 आपने अगर बना भी दिया तो Pb+2 और +4 और I- में रिएक्शन होके ये बन जाएगा PbI2+I2, ठीक है, रिडक्शन हो जाएगा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन हो जाएगी। तो ये नहीं बनता है, डू नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि ये बनेगा अगर लेट से Pb+4 को आप I- के साथ ले आएंगे तो I should probably write it like this. I should probably write it like this: Pb+4 plus I-, that will give us Pb+2+I2. That is a better way of writing it. क्योंकि PbI4 मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर तो this implies it exists, but it does not exist, क्योंकि +4 I- को ऑक्सीडाइज करके I2 में कन्वर्ट कर देगा एंड खुद बन जाएगा Pb2+, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। अब यहाँ पर टेट्राहेलाइड्स में एक प्रॉपर्टी और होती है कि वाटर से वो रिएक्शन कर सकती है, ठीक है, सारी टेट्राहेलाइड्स में वाटर से रिएक्शन हो जाती है एक्सेप्ट CCl4। ऑल टेट्राहेलाइड्स एक्सेप्ट CCl4 आर हाइड्रोलाइज्ड इन वाटर। अब रीजन आप गैस कर सकते हैं इजीली, हाइड्रोलाइज इन वाटर, यहाँ पर CCl4 के पास d ऑर्बिटल नहीं है तो इस वजह से इजीली वाटर रिएक्शन नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर आप ले लीजिए SiCl4, SiCl4 के बाद d ऑर्बिटल खाली पड़ा हुआ है, इट हैज d ऑर्बिटल, तो H2O आपका इजीली d ऑर्बिटल में पहले अटैक कर सकता है, ठीक है, और Cl को फिर बाहर निकाल सकता है। तो यहाँ पर हाइड्रोलाइज होके बन जाएगा OH OH SiOH4, सारे क्लोरीन रिप्लेस हो जाएंगे वाटर से, HOH से। इसको हम बोलते हैं सिलिसिक एसिड। CCl4 में अगर आप देखेंगे H2O कोई हाइड्रोलाइज नहीं करता, इनफैक्ट इट्स अ वेरी स्टेबल कंपाउंड, सॉल्वेंट की तरह हम यूज करते हैं। यहाँ पे ऐसी कोई रिएक्शन नहीं होने वाली बिकॉज इट डू नॉट हैव d ऑर्बिटल्स। तो इसके पास कोई खाली ऑर्बिटल नहीं है जहाँ पे H2O इजिली बॉन्ड बना सके। इट डू नॉट हैव d ऑर्बिटल्स, empty d ऑर्बिटल्स, or in fact any kind of d orbitals, ठीक है। इसको एक बार नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं।
ये लिख लिया है क्या? यस सर। ठीक है। या हाइड्रोलिसिस के साथ साथ एक चीज और ध्यान में रख सकते हैं, बिकॉज एक्सेप्ट कार्बन ऑल एलिमेंट्स इन दिस ग्रुप हैज एम्प्टी डी ऑर्बिटल। तो एम्प्टी डी ऑर्बिटल की वजह से ये लुईस एसिड की तरह बिहेव कर सकते हैं। ठीक है, दे कैन ऑल एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर्स एक्सेप्ट कार्बन टेट्राहलाइड्स, कार्बन tetrahalides, all other tetrahalides can accept electron pair, that is they can act as Lewis acid। तो एम्प्टी ऑर्बिटल होने की वजह से यहाँ पर लुईस एसिड की तरह ये एक्ट कर सकते हैं। तो अपनी ऑक्टेट एक्सपेंशन भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सिलिकॉन ट्राइफ्लोराइड, 2 फ्लोराइड आयन लेकर के ये SiF6 2- भी बना सकते हैं। और एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट और कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट। सिमिलरली जर्मेनियम ट्राइफ्लोराइड 2F- GeF6 2-। Similarly PbCl4 plus 2Cl- that will give us PbCl6 2-। लेकिन यहीं पर ऐसा CCl4 को आप देखेंगे, CCl4 और 2 क्लोरीन एक्सेप्ट नहीं कर सकता, यहाँ कोई रिएक्शन नहीं होगा बिकॉज इट डज नॉट हैव एनी डी ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो ये लुईस एसिड नहीं है, बाकी सब लुईस एसिड है। हैलाइड्स के बाद वी कैन आल्सो टॉक अबाउट ऑक्साइड्स। ऑक्साइड्स यूजुअली बर्निंग के टाइम में बन जाती हैं, सीधे ऑक्सीजन की वजह से बर्न कर सकते हैं ऑक्साइड बनाने के लिए। ग्रुप 14 में 2 टाइप की ऑक्साइड एग्जिस्ट करती है। वन इज मोनो ऑक्साइड एंड सेकंड वन इज डाइऑक्साइड्स। ठीक है, जनरल इज formula is like MO and MO2। एग्जाम्पल अगर देखें तो वी हैव कार्बन मोनोऑक्साइड, सिलिकॉन, जर्मेनियम, SNO टिन एंड PbO। ठीक है, डाई ऑक्साइड्स में CO2, SiO2, GeO2, SNO2 एंड PbO2। ये आपके हुए ऑक्साइड्स। ऑक्साइड्स में आपको नेचर पता होना चाहिए। CO इज न्यूट्रल, ना तो एसिड से रिएक्ट करता है ना ही बेस से। SiO इज अनस्टेबल, exist only at high temperatures। तो ये रूम टेम्परेचर पे स्टेबल नहीं है। जर्मेनियम ऑक्साइड इज बेसिक एंड दीज टू आर एम्फोटेरिक। ठीक है, सिमिलरली डाइऑक्साइड में दीज टू आर एसिडिक एंड रेस्ट ऑल आर एम्फोटेरिक। बेसिक ऑक्साइड यहाँ पर जर्मेनियम ऑक्साइड ही है।
तो कार्बन मोनोऑक्साइड की अगर प्रिपरेशन की बात करें, प्रिपरेशन ऑफ CO2 तो इजी है, CO2 में कुछ नहीं करना, कार्बन को ऑक्सीजन के साथ बर्न कर दो, ठीक है। तो दैट इज अ वेरी सिंपल मेथड। CO के साथ भी वही है कि कार्बन को लिमिटेड सप्लाई ऑक्सीजन में बर्न करेंगे तो CO बनेगा। यहाँ पर आप फॉर्मिक एसिड से भी बना सकते हैं, इसमें आपको लेना पड़ेगा कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करता है, ठीक है। तो यू विल गेट CO2, सॉरी CO2 नहीं, CO and H2। So this H2SO4 act as a dehydrating agent, हमेशा याद रखिएगा। H2SO4, Al2O3, KHSO4 all are dehydrating agents। यहीं पर अगर आपके पास फॉर्मिक एसिड हो, इसमें ले लीजिए कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, हीट, अगेन डिहाइड्रेशन, CO, CO2 and H2। तो यहाँ भी कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहे हैं। एक और तरीका है, यू कैन टेक K4 FeCN6, इसमें डाल दीजिए कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 and add some water, aqueous medium। तो यहाँ क्या बनेगा, K2SO4 पोटेशियम सल्फेट के साथ चला गया, ठीक है। आयरन अलग हो गया Fe2+, वो आ गया FeSO4 की टाइप में, ठीक है। प्लस और क्या बन रहा है, यू हैव NH4 होल ट्वाइस SO4 प्लस CO गैस, अल्टीमेटली CO गैस बन रही है। तो K4FeCN6 का कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्शन कराने पर दिस कार्बन इज गोइंग टू गेट ऑक्सीडाइज, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, H2SO4 इज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट एज वेल एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लेकिन यहीं पर आप ये जो कंपाउंड हमें दिया हुआ है, इसमें क्या करो, थोड़ा सा चेंज कर दो। फॉर दिस कंपाउंड इफ यू टेक डाइल्यूट H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड की जगह, तो देखिए रिएक्शन क्या होती है। डाइल्यूट अगर आपने लिया है तो व्हाट यू विल फॉर्म HCN गैस, हाइड्रोजन साइनाइड, साइनाइड और हाइड्रोजन मिल करके HCN बना लेंगे, प्लस जो भी बचा आयरन सल्फेट, K2SO4। तो यहाँ HCN बनेगा डाइल्यूट से और कॉन्सेंट्रेटेड से बनेगा CO, ठीक है। कार्बन सॉलिड H2O गैस, अभी देखा था हमने कार्बन से रिएक्शन नहीं होती H2O की। अगर आप स्टीम ले लें और हाई टेम्परेचर ले लें 473 टू 1273 केल्विन, ठीक है, यहाँ इसके बीच में रिएक्शन होगी, तो यू विल एंड अप विद CO एंड H2। तो यहाँ पे आपके पास बन जाता है CO एंड H2। इस कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं वाटर गैस, दिस इज नोन एज वाटर गैस और सिन गैस, एक ही बात है, और सिंथेसिस गैस, ठीक है। दिस इज यूज्ड एज फ्यूल। दोनों ही कंपाउंड ऐसे हैं जो बर्न कर सकते हैं, CO एंड H2 दोनों।
CO के साथ अगर N2 है तो इसको हम बोलते हैं प्रोड्यूसर गैस। देखिए यहाँ पे O2 अगर लेते सिर्फ तो CO2 बनता, ठीक है। O2 का अमाउंट कम लिया है, N2 है यहाँ पे, यानी कि सिंपली एयर के साथ ही हीट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं प्रोड्यूसर गैस, CO एंड N2। अगेन दिस CO कैन फर्दर ऑक्सीडाइज, तो और हीट इससे मिल सकती है। दिस इज ऑल्सो यूज्ड एज फ्यूल। Next is one very different oxide of carbon, that is known as carbon suboxide। इसका स्ट्रक्चर आप ध्यान से याद रखिएगा। कार्बन suboxide is not डाइऑक्साइड और मोनोऑक्साइड। दिस इज C3O2, ठीक है। फाउल स्मेलिंग गैस होती है, स्मेल खराब होती है इसकी, फाउल स्मेलिंग गैस। स्ट्रक्चर कैसा है? स्ट्रक्चर इज C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन। इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, आप ले लीजिए 3 कार्बन का डाइऑक्सिक एसिड, मेलेइक एसिड, इसमें डाल दीजिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो सबसे बेस्ट डिहाइड्रेटिंग एजेंट हमारे पास क्या है? P4O10। P4O10 इज ए सुपर डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ठीक है। इसके साथ हीट करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा कार्बन सब ऑक्साइड। यहाँ तक किसी को डाउट है? प्रोड्यूसर गैस क्या है? CO एंड N2। अब क्योंकि CO और हीट और कार्बन लेकर और ऑक्सीजन लेकर के CO2 में कन्वर्ट हो सकता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड को भी आप फ्यूल की तरह यूज कर सकते हैं। तो प्रोड्यूसर गैस दैट इज CO plus N2 combination is used as fuel. Similarly, CO and H2O both are combustible gases। ये CO2 बना सकता है, ये H2O बना सकता है, तो ये भी फ्यूल की तरह यूज कर सकते हैं। इसको बोलते हैं वाटर गैस, सिन गैस, सिंथेसिस गैस, तीनों एक ही चीज है, ठीक है, अलग अलग नहीं है। इसको एक बार नोट कर लीजिए।
ये लिख लिया होगा सबने? Yes, sir. ठीक है। ये तो हो गई ऑक्साइड्स की बात। सिलिकॉन में अगर हम बात करें तो जो मेजर कंपाउंड्स होते हैं दैट आर सिलिकॉन्स। सिलिकॉन्स क्या हैं? सिलिकॉन आप देखोगे रबर टाइप का मटेरियल होता है, ठीक है। हाई टेम्परेचर एप्लीकेशंस के लिए यूज करते हैं। थर्मल स्टेबिलिटी इनकी काफी ज्यादा होती है। तो सिलिकॉन्स आर ऑर्गेनिक सिलिकॉन पॉलीमर। ऑर्गेनिक सिलिकॉन पॉलीमर having R2SiO as main structural unit। मेन स्ट्रक्चरल यूनिट में एक कार्बन चेन है, सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन। ठीक है। दो टाइप के यूजुअली पॉलीमर्स हम देखते हैं, टू टाइप्स। कौन कौन से? एक तो लीनियर हो सकता है और एक हो सकता है आपका क्रॉस लिंक। दोनों कब बनते हैं ये चीज डिपेंड करती है कि आपका स्टार्टिंग मटेरियल क्या है। ठीक है। स्टार्टिंग मटेरियल चेंज करते ही either इट कैन बी लीनियर और इट कैन बी क्रॉस लिंक। क्रॉस लिंक के लिए जो स्टार्टिंग मटेरियल होगा दैट विल बी डिफरेंट। तो लेट्स टॉक अबाउट लीनियर चेन सिलिकॉन फर्स्ट। अगर लीनियर चेन की बात करें, लीनियर चेन सिलिकॉन, तो पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा? ये इस टाइप की कोई स्ट्रक्चरल यूनिट बनानी पड़ेगी। ठीक है। तो यहाँ पर एक कार्बन चेन हमें जोड़नी है सिलिकॉन से। कैसे जोड़ सकते हैं? तो पहला स्टेप क्या होगा इस प्रोसेस में? लेट्स कॉल इट स्टेप 1। एक कार्बन चेन है हमारे पास, इस पे क्लोरीन लगा हुआ है। तो यहाँ पर कराते हैं हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सिलिकॉन, अब सब्स्टिट्यूशन डायरेक्टली नहीं होता है, क्लोरीन अपने आप नहीं जाएगा। तो यहाँ पर मुझे कैटलिस्ट डालना पड़ेगा, दैट इज कॉपर पाउडर। ये आपका कैटलिस्ट है। यहाँ पर 570 केल्विन तक हीट करेंगे तो क्या बनेगा? यहाँ पर क्लोरीन की जगह सिलिकॉन आ जाएगा। ठीक है। तो यू विल गेट सिलिकॉन भी क्या आएगा, बेसिकली सिलिकॉन बीच में चला जाएगा, काइंड ऑफ लाइक ग्रीनार्ड रिएजेंट। जैसे आप मैग्नीशियम डालोगे तो मैग्नीशियम बीच में आता है, काइंड ऑफ लाइक दैट। यहाँ पे आपका बनेगा R2SiCl2। सिलिकॉन 4 बॉन्ड बना सकता है, तो 2 किसके साथ बना रहा है? कार्बन के साथ और 2 क्लोरीन के साथ। ठीक है। अब सेकंड स्टेप में क्या करना है? मुझे क्लोरीन नहीं चाहिए यहाँ पे, हमें क्या चाहिए? ऑक्सीजन। तो क्लोरीन को डिस्प्लेसमेंट करवाएंगे। तो सिंपल सा काम है, हाइड्रोलिसिस करवा लो इसमें। ठीक है। लेट्स डू हाइड्रोलिसिस। तो R2SiCl2 को हाइड्रोलाइज कराएंगे, H2 डालेंगे इसमें, तो आपको क्या मिलेगा? सिलिकॉन OH OH, क्लोरीन हट के OH आ गया और आपका जो कार्बन चेन है वो एज इट इज यहाँ पर लगा हुआ है। ठीक है। अब OH लगाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि क्लोरीन 2 बॉन्ड नहीं बना सकता, तो क्लोरीन चेन फॉर्म नहीं बना सकता कभी भी, तो वी नीड ऑक्सीजन फॉर दैट। ठीक है। अब यहाँ पर बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल आएंगे। तो स्टेप 3 इज हाउ डू वी ज्वाइन दिस मॉलिक्यूल। तो ज्वाइन करना है तो उसके लिए क्या कराना है? कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का बेसिक मतलब क्या होता है? किसी भी रिएक्शन को कंडेंसेशन कब बोलते हैं? व्हेन यू आर एसेंशियली पुटिंग टुगेदर टू मॉलिक्यूल्स, दो मॉलिक्यूल आप जोड़ रहे हैं, एंड इन द प्रोसेस ऑफ दैट ज्वाइनिंग, ज्वाइनिंग के समय क्या होता है कि एक स्मॉल मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है। फॉर एग्जांपल इट कैन बी H2O, इट कैन बी अमोनिया। तो दो मॉलिक्यूल ज्वाइन करने पर अगर H2O बाहर निकल रहा है और दो मॉलिक्यूल ज्वाइन हो पा रहे हैं तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं कंडेंसेशन। ठीक है।
तो यहां पर भी कुछ ऐसा ही होगा, आपके पास काफी सारे मॉलिक्यूल हैं, तो वी हैव OH, सिलिकॉन, ये R ग्रुप आपके पास है यहाँ पे, OH, ठीक है। सेम एक और मॉलिक्यूल है, देन वी हैव वन मोर मॉलिक्यूल। तो ऐसे हंड्रेड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं इस तरीके से अलाइंड। तो ऐसे ही आपकी चेन चलती रहेगी। अब यहाँ पर क्या होगा, ये H2O, ये OH और H मिलके H2O रिलीज कर दें, ठीक है। तो यहाँ से H2 बाहर निकल जाएगा। तो इस पूरे प्रोसेस में माइनस लॉट ऑफ H2O, ये चेन आगे कंटिन्यू होती जाएगी। तो इसको मैं डॉट डॉट से शो कर रहा हूँ, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, सम कार्बन चेन, यहाँ ये ऑक्सीजन बच गया, इस तरीके से आपका चेन चलती रहेगी। तो ये आपका क्या बन गया, लीनियर पॉलीमर बन गया, ठीक है। तो लीनियर पॉलीमर के लिए स्टार्टिंग मटेरियल क्या चाहिए, R2SiCl2, दो R चाहिए हमें, दो कार्बन चाहिए। अब यहाँ पे इस चेन को मुझे टर्मिनेट करवाना है, तो टर्मिनेशन के लिए क्या करेंगे, फॉर टर्मिनेशन वी कैन ऐड, फॉर टर्मिनेशन यहाँ पे फाइनली इस OH से किसी की रिएक्शन करा दो और आगे, ताकि वो कंपाउंड जा नहीं पाए, अटैच नहीं हो। CH3 होल थ्राइस, CH3 होना जरूरी नहीं है, इट कैन बी इथाइल एज वेल, ठीक है। इससे रिएक्शन करा दो। तो यहाँ से जो ऑक्सीजन है जब रिएक्ट करेगा, तो आगे आगे इसके पास OH बचे ही नहीं, तो ये चेन यहीं पे टर्मिनेट हो जाएगी, ठीक है। तो आपके पास अगर N टाइप के मॉलिक्यूल हैं, प्लस आपने रिएक्शन कराई CH3 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 एंड क्लोरीन, तो इससे रिएक्शन कराने पर यहाँ पहले OH लग जाएगा, ठीक है, माइनस H2, ऑक्सीजन, यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. ओके। अब देखिए यहाँ पर अगर मुझे लीनियर नहीं बनाना है, इफ आई डोंट वांट लीनियर पॉलीमर, ठीक है, हमें दूसरा ऑप्शन चाहिए। टाइप 2 क्या था, क्रॉस लिंक।
जिसमें कि ये आपस में भी लिंक हो सके, ठीक है, दो लीनियर पॉलीमर्स आपस में क्रॉस लिंक कर सके। तो उसके लिए स्टार्टिंग मटेरियल क्या होना चाहिए? तो देखिए, अगर यहाँ पर आर ग्रुप 2 होंगे तो वी हैव 2 आर ग्रुप्स हियर। लेकिन मान लीजिए आर ग्रुप एक ही होता तो मेरे पास एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन आया था यहाँ पर, और दूसरी चेन में भी एक्स्ट्रा ऑक्सीजन होता, तो उस तरीके से क्रॉस लिंकेज पॉसिबल हो जाती अगर यहाँ पर एक ही कार्बन का चेन होता तो। ठीक है, तो अगर RSiCl3 आप लेंगे, उस केस में आपका जो पॉलीमर बनेगा दैट विल बी एबल टू क्रॉस लिंक, क्योंकि वहां पर यहाँ पर भी ऑक्सीजन रहेंगे। तो इमेजिन करो कि यहाँ OH है, यहाँ भी OH है, यहाँ OH 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 एंड OH, तो दे विल बी एबल टू क्रॉस लिंक इन दिस वे। ठीक है, तो डिपेंडिंग ऑन स्टार्टिंग मटेरियल यू कैन चेंज द स्ट्रक्चर। इसको एक बार लिख लो, फिर क्रॉस लिंक वाला देखते हैं हम लोग कैसे बनेगा।
ये लिख लिया है क्या सबने? Yes, sir. ओके। तो देखिए यहाँ पर अगर हम स्टार्टिंग में लेते हैं RSiCl3, तो यहाँ पे 3 OH लग पाएंगे, 2 OH से लीनियर बनेगा, थर्ड से क्रॉस लिंक। ठीक है, तो अगर स्टार्टिंग मटेरियल आपका ये है तो यहाँ से बनेगा क्रॉस लिंक पॉलीमर। ये ट्राई करिएगा आप बनाने का, स्ट्रक्चर बना के। अगर आप लेते हैं R2SiCl2 तो आपका बनेगा लीनियर पॉलीमर, और अगर लेते हैं RSiCl3 R3SiCl तो फिर 2 ही मॉलिक्यूल लग पाएंगे, डायमर ही बनेगा। ठीक है, डायमर क्यों बनेगा? क्योंकि देखिए यहाँ पर एक OH आएगा, तो सिलिकॉन R R, यहाँ OH आ गया, सिमिलरली तो एक कंडेंसेशन होने पर ही रिएक्शन टर्मिनेट कर जाएगी आपकी। अब आगे अटैच करने के लिए कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पर सिर्फ डायमर ही बन करके रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। तो डिपेंडिंग ऑन आप स्टार्टिंग मटेरियल क्या लेते हैं, यू कैन हैव डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलीमर्स। ठीक है, अब सिलिकॉन की कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज होती हैं। एक तो थर्मल स्टेबिलिटी काफी हाई होती है इनकी, हाई टेम्परेचर पे रबर के सब्स्टिट्यूट की फॉर्म में हम यूज कर सकते हैं, इट्स वेरी रबर लाइक मटेरियल। ठीक है, वाटर रिपेलेंट होता है, वाटर रिपेलेंट नेचर, वाटर एब्जॉर्ब नहीं करता, केमिकली इनर्ट है, बहुत ज़्यादा कोई रिएक्शन नहीं होती, केमिकली इनर्ट, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकली इंसुलेटर है, हाई थर्मल स्टेबिलिटी। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है जिनकी वजह से इसको काफी ज्यादा यूज किया जाता है। नाउ लास्ट जो सिलिकॉन का हमारे पास कंपाउंड बचता है पढ़ने के लिए, दीज आर सिलिकेट्स। ठीक है, सिलिकेट्स क्या होते हैं? सिलिकेट्स को आप ऐसे समझ सकते हैं कि सिलिका जो कि सैंड है, सिलिका की अगर हम बात करें तो SiO2 हम फॉर्मूला बोलते हैं सिलिका का, यूजुअली SiO2 लगते हैं। अब SiO2 सोच करके दिमाग में क्या आता है कि भाई आपका इस टाइप का कोई मॉलिक्यूल होगा SiO2, बट दैट इज नॉट ट्रू। ये इंडिविजुअल SiO2 मॉलिक्यूल कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा आपका। ठीक है, तो जो सैंड है उसमें सिलिका तो है, पर वो SiO2 फॉर्मूला भी है, जो आपका सिंपलेस्ट फॉर्मूला इट इज SiO2, बट इट इज नॉट दिस मॉलिक्यूल। ठीक है, ये इस मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा, इट एग्जिस्ट एज पॉलीमर। इट एग्जिस्ट एज पॉलीमर। ठीक है, तो ये जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ सिलिका है, डिफरेंट टाइप ऑफ सैंड्स हैं, उनका जो स्ट्रक्चर है दे आर नोन एज सिलिकेट्स। तो सिलिकेट्स आर डिफरेंट वेरिएशंस ऑफ SiO2। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो SiO2 ऐसे नहीं होगा, एक पॉलीमर बनाएगा, सिलिकॉन ऑक्सीजन ऑक्सीजन देन सिलिकॉन देन सिलिकॉन। तो इस टाइप से ये चेन कंटिन्यू होती रहेगी।
बीच में ऑक्सीजन होगा यहाँ पे। तो इट विल कीप ऑन कंटिन्यू लाइक दिस, ठीक है। तो इस तरीके से आगे चेन आपकी चलती रहेगी। तो पॉलीमेरिक फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है एंड डिफरेंट पॉलीमेरिक फॉर्म्स आर नोन एज सिलिकेट्स, ठीक है। अब सिलिकेट्स की रिप्रेजेंटेशन भी समझना जरूरी है। टिपिकली अगर आप देखेंगे रिप्रेजेंटेशन, तो पिरामिडल रिप्रेजेंटेशन आपको दिखाई जाती है। अब उसमें एक्चुअल में उसका मतलब क्या है वो आपको पता होना चाहिए। तो बेसिक यूनिट आपकी जो यहाँ पर होगी दैट विल बी SiO4 4 माइनस, इस टाइप की यूनिट होगी कि एक सिलिकॉन के अराउंड 4 ऑक्सीजन एटम है, ठीक है। अब इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो सिलिकॉन 4 बॉन्ड बना रहा है तो इट हैज टू बी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। तो सिलिकॉन वे हैव ऑक्सीजन O माइनस, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये आपका टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। इसको मैं लाइन से ज्वाइन कर रहा हूँ टेट्राहेड्रल शो करने के लिए। सो दिस इज आवर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, ठीक है। सारे ऑक्सीजन को अगर आप ज्वाइन करेंगे इस तरीके से तो यू विल गेट टेट्राहेड्रल। अब इस टेट्राहेड्रल को बार बार इस तरीके से दिखाना इट बिकम्स डिफिकल्ट। तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, 2D प्रोजेक्शन ले रहा हूँ। इसको मैं ऊपर से देख रहा हूँ, यहाँ से इमेजिन करोगे आप इसको यहाँ से देख रहे हो, ठीक है। तो आपको क्या दिखाई देगा कि देखिए बेस के ऊपर क्या है, 3 ऑक्सीजन है जो कि एक ट्रायंगल बना रहे हैं, ठीक है। तो वी हैव ए ट्रायंगल जिसमें 3 ऑक्सीजन है एंड दे फॉर्म्स ए ट्रायंगल। ये बॉन्ड नहीं है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड कहीं नहीं है यहाँ पे, ये मैं बस बता रहा हूँ। बीच में इसके सिलिकॉन है, ऊपर से आपको दिखेगा सिलिकॉन, ठीक है। और सिलिकॉन के जस्ट ऊपर क्या होगा, ऑक्सीजन। तो सिलिकॉन आपको फिर यहाँ दिखाई नहीं देगा, ऑक्सीजन उसको ढक लेगा। तो ये आ गया ऑक्सीजन O माइनस, माइनस एंड माइनस, ठीक है। अब क्योंकि सिलिकॉन भी बॉन्ड बना रहा है, सिलिकॉन तो पीछे की साइड है, इसके जस्ट नीचे, तो सिलिकॉन वाले बॉन्ड हम ऐसे शो करते हैं, ठीक है। तो ये आपकी क्या होगी, 2D रिप्रेजेंटेशन होगी। इट्स काइंड ऑफ लाइक दिस। तो आपको सिलिकेट्स के जो स्ट्रक्चर है वो इस नोटेशन में दिखे होते हैं। तो इस नोटेशन का मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि पहली बात तो ये तीनों बॉन्ड नहीं है, दीज आर नॉट बॉन्ड, दीज आर दिस डॉटेड लाइन, ठीक है। कॉर्नर पे ऑक्सीजन है, इस पे भी ऑक्सीजन है, इसके नीचे की साइड में सिलिकॉन भी है जो कि इन 3 ऑक्सीजन से बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। तो इस टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर की 2D प्रोजेक्शन इज दिस स्ट्रक्चर एंड these lines are not a bond। ये बॉन्ड नहीं है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में कहीं बॉन्ड नहीं है। ये भी ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में कहीं बॉन्ड नहीं है। ये बॉन्ड किसके बीच में है, जो इसके नीचे सिलिकॉन दबा हुआ है, सिलिकॉन के ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। तो इस नोटेशन को आपको समझ में आना चाहिए, इसका मतलब क्या है। तो वी कन्वर्ट दिस नोटेशन इनटू दिस नोटेशन फॉर टू इजीली ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के नीचे जो सिलिकॉन है वो इससे बॉन्ड बना रहा है, और ये जो है स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन के लिए है, दीज आर नॉट बॉन्ड्स, ठीक है। ये क्लियर है आपको, ये हम क्यों बना रहे हैं और कैसे बना रहे हैं, इज इट क्लियर? Yes, sir. तो आपको जब भी ये दिखाई दे तो यू शुड बी एबल टू विजुलाइज दिस स्ट्रक्चर, ठीक है। ये स्ट्रक्चर आपको विजुलाइज होना चाहिए कि इसको टॉप से हम देख रहे हैं। तो सिलिकेट्स के डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशंस यहाँ पर हो सकते हैं। सो लेट्स लिस्ट डाउन दोज वेरिएशंस। सिलिकेट, number of oxygen
atoms shared per unit cell. Atoms shared per unit. General formula and structure. ठीक है, तो ये हम ड्रॉ करना शुरू करते हैं। ये आपको जनरल फॉर्मूलाज याद रखने हैं और स्ट्रक्चर याद रखना है। तो पहला हम बात करते हैं ऑर्थोसिलिकेट की। ऑर्थोसिलिकेट, ऑर्थोसिलिकेट में कोई भी ऑक्सीजन एटम शेयर नहीं है, जीरो, इट इज जीरो। SiO4 माइनस स्ट्रक्चर है, यानी कि यहाँ पे कोई भी पॉलीमर नहीं बन रहा, कुछ नहीं है। ठीक है, तो इट्स लाइक कि ऑक्सीजन 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 एंड ऑक्सीजन माइनस इसके बीच में पीछे सिलिकॉन है। ठीक है, याद रखिएगा। सेकंड इज पायरोसिलिकेट। पायरोसिलिकेट में एक ऑक्सीजन शेयर्ड होता है, 2 यूनिट है, Si2O7 6 माइनस। यहाँ पे इस टाइप की दो यूनिट जॉइंट है, ऐसा मान लो आप। तो ये एक ऑक्सीजन 2 यूनिट सेल के बीच में शेयर्ड है। ठीक है, देन यू हैव सिंगल चेन सिलिकेट। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन एटम शेयर्ड होंगे पर यूनिट सेल। जनरल फॉर्मूला इज SiO3 4 माइनस। अब देखिए, ये तो डायमर था, नाउ दिस इज अ प्रॉपर पॉलीमर। ठीक है, तो इसमें स्ट्रक्चर्स कंटिन्यू होते जाएंगे। अब इसमें आप ऐसा समझिए कि इसको अप डाउन ज्वाइन करना शुरू कर दीजिए आप। ठीक है, फॉर एग्जांपल 1 यूनिट इज दिस, 1 unit can be down and 1 unit again is upside. तो ये आगे कंटिन्यू होता रहेगा, दिस विल कीप ऑन कंटिन्यू। ठीक है, तो ये चेन फॉर्म में कन्वर्ट होता रहेगा, बीच में ऑक्सीजन है एंड यू हैव दीज बॉन्ड्स। याद रखिएगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड कहीं भी नहीं है, ऑक्सीजन सिलिकॉन बॉन्ड है सारे। ये एक नोटेशन है सिंपल। ठीक है, फोर्थ इज साइक्लिक सिलिकेट। इसमें भी 2 ऑक्सीजन एटम शेयर होते हैं पर यूनिट सेल, SiO3 2 माइनस N।
ये आपके सिलिकेट के स्ट्रक्चर है, तो याद रखने हैं हमें, ठीक है। इसको एक बार नोट कर लीजिए। इसमें जनरल फॉर्मूला और ये और स्ट्रक्चर एज इट इज आपको याद रखना है।
ये लिख लिया है क्या? Yes, sir. ओके, ठीक है। एक चीज हमें और ध्यान रखनी है, नोट प्लम्बो सॉल्वेंसी। इसका मतलब क्या है? लेड का डिसोल्यूशन वाटर में इजीली हो जाता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो पहले पुराने जो पाइप होते थे पानी के, दे हैड सम लेड कंटेंट इन इट, ठीक है, लेड लेड भी होता था उनमें। तो दैट लेड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कैन बी डिजॉल्व्ड इन वाटर। तो यहाँ पर अगर आपके पास पानी के पाइप में लेड है एंड यू हैव H2O, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इट फॉर्म्स लेड डाइहाइड्रोक्साइड, जो कि वाटर सोल्यूबल होती है, ठीक है। इसलिए पानी में लेड कंटामिनेशन होने का डर रहता है इफ योर वाटर पाइप कंटेन्स लेड, ठीक है। तो ये आपको रिएक्शंस याद होनी चाहिए लेड की। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर जो आपको याद रखना है, ठीक है। इसमें इससे ज़्यादा हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जेई मेंस के लिए स्पेशली मैं आपसे बार बार यही बोलूँगा कि एनसीईआरटी बार बार पढ़ते रहिए, नोट्स में जो लिखा है वो पढ़िए, ठीक है, एंड ट्राई टू प्रैक्टिस क्वेश्चन फ्रॉम प्रीवियस ईयर जेई मेंस।